Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. Students, in previous video we have studied about characteristic of modern age. In this video I would like to teach you Renaissance of Europe. स्टूडेंट्स 15th सेंचुरी में यूरोप में यूरोप यहाँ पर रिनेंसेस स्टार्ट हो गया था, यानी पुनर्जागरण शुरू हो गया था। यहाँ विचारों का जैसे रिवॉल्यूशन होने लगा था, विचारों में चेंजिंग होने लगा था। और यह बदलाव कैसे हो रहा था? तो यह बदलाव हो रहा था जैसे जो यूरोप का एपिक्स थे, महाग्रंथ वगैरह थे, बाइबल था, उन ग्रंथों को, उन बुक्स को लोकल लैंग्वेज में बदला जा रहा था। बच्चों, ये जो बुक्स थे ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में थे, जो वहाँ की जनता इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाती थी, जिससे कि वहाँ के जो रिलीजियस पॉप हुआ करते थे वे अपना मनमानी किया करते थे। और जब ये बुक लोकल लैंग्वेज में, यानी जनता जो लैंग्वेज जानती थी उस लैंग्वेज में बदला जाने लगा, और जनता उस बुक को जब पढ़ी, उसको समझी, तो समाज में एक नया विचार आया। लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने लगे, और जो नए आर्ट्स, साइंस और नए जो बुक्स लिखे जाने लगे, उसमें नेचर के जो नेचुरल ब्यूटीज़ थी उसके बारे में लिखा जाने लगा, और लोगों के जो ह्यूमन के इमोशंस थे, जो वास्तविकता थी, उसको लिखा जाने लगा। और उन चीज़ों का समाज में प्रोपागेंडा होने लगा, यानी प्रचार प्रसार होने लगा। और इस तरह से यूरोप में रिलीजियस रिफॉर्मेशन होने लगा। उस समय के जो साइंटिस्ट थे वे ये सर्च किए कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और ये साइंटिस्ट थे कोपरनिकस और गैलीलियो। इन्होंने बताया कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, लेकिन उस समय तक लोगों की जानकारी में ये थी, यानी कि जो पॉप थे वो ये बताते थे कि अर्थ के चारों तरफ सन रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो अब यहाँ विरोधाभास हो गया, यानी कि जो पॉप कहते थे वही बात सभी को मानना होता था, लेकिन यहाँ जो साइंटिस्ट आए उनके अगेंस्ट में कह दिए। तो ये क्या हुआ, ये जो बात थी यह रिलीजियस रिफॉर्मेशन के मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ, यानी कि धार्मिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट, आंदोलन, एक आंदोलन का रूप ले लिया। और यहीं से स्टार्ट होता है न्यू आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, रोमन कैथोलिक चर्च का पूरे यूरोपियन सोसाइटी में प्रभाव था, यानी कि यही लोग यूरोप में शासन किया करते थे। क्रिश्चियन होली बुक बाइबल जो लैटिन भाषा में था, उसको लोगों को समझने के लिए लोकल भाषा में किया गया। और जब लोग इसे समझे तो ये जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट था वो और जोर पकड़ लिया। और
जो रिलीजियस लीडर्स थे वे कुछ रिलीजियस लीडर्स भ्रष्टाचार को इनकरेज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, जिसके द्वारा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण किया जा रहा था। और इसीलिए उनके अगेंस्ट में यानी कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में कुछ लोग उनका प्रोटेस्ट किए। उस समय के जो थिंकर्स थे, जो सोशल वर्कर थे, जो समाज के लिए कार्य करते थे, वे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो प्रचलित भ्रष्टाचार था उसके विरोध में आवाज़ उठाए। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो एपिक्स थे, बाइबल्स थे, उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था, जिससे कि लोग उसे पढ़ सकें और समझ सकें। यूरोप के जो सोशल थिंकर्स थे, जो इस भ्रष्टाचार का प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन्हीं में से एक जर्मन रिलीजियस लीडर्स मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के विरोध में आवाज़ उठाई और वे लोगों से कहे कि वे बाइबल को खुद पढ़ें, उसमें जो कुछ भी है उसे समझें और फिर उस पर विश्वास करें। और इस तरह से जब लोग बाइबल को पढ़े, समझें, तो वे मार्टिन लूथर के साथ हुए और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का विरोध किए, जिससे कि यूरोप में जो रिलीजियस पॉप थे उनका पावर धीरे धीरे कम होने लगा। और जो यूरोपियन रूलर्स थे, जो यूरोप में शासन करते थे, वे लोग भी पॉप के एम्पावरमेंट को डिनाई करने लगे। यानी जो पॉप थे उनकी जो पावर थी, जो शासन करते थे, उनको किंग लोग भी यानी राजा लोग भी मना करने लगे, बात नहीं मानने लगे। और उनमें से एक थे किंग हेनरी 8। इस तरह से यूरोप में रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुआ और मॉडर्न आइडियलिज्म, थॉट और अवेयरनेस का शुरुआत हुआ यूरोप में। बच्चों, अब यूरोप में नेशनलिज्म और ऑटोक्रेटी का राइज होता है, उदय होता है, यानी राष्ट्रवाद और राजतंत्र का उदय होता है। 16वीं सेंचुरी में यूरोप में जो पॉप थे उनकी पावर घटने लगी थी, नोबल्स लोग का पावर कम होने लगी थी, और जो वहाँ के किंग थे उनकी पावर बढ़ने लगी थी। पर्टिकुलर प्लेसेस में, जोग्राफिकल एरियाज़ में जहाँ पर लैंग्वेजेस सेम थे, हिस्टोरिकल कस्टम्स यानी कि ऐतिहासिक रिवाज, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल है, यानी लोगों का कल्याण का कार्य होने लगा था, उन प्लेसेस पर नेशनलिज्म का अनुभव किया जाने लगा, नेशनलिज्म का जन्म हुआ, यानी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी और इस तरह से जो राजा थे पूरी पावर उनके पास ट्रांसफ़र होने लगी और जो पावर था
किंग के पास सेंट्रलाइज होने लगा, एकत्रित होने लगा और किंग का ही डोमिनेंट होने लगा। यानी कि किंग ज़्यादा पावरफुल हो गए और वे शासन करने लगे और इस तरह से यूरोप में इम्पेरियलिज्म का जन्म हुआ, यानी कि साम्राज्यवाद को बढ़ाने का जन्म हुआ। और उनमें से थे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। ये लोग अपना साम्राज्य को एक्सपेंड करने लगे और जो नेशनल स्टेट थे वे सत्ता में आने लगे, इंटिटी में आने लगे और इस तरह से मॉडर्न एरा का इवोल्यूशन हुआ राष्ट्रीयता के साथ। अब यूरोप में ट्रेडिंग शुरू हुआ, ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। मॉडर्न एरा में इन्वेंशन हुआ और यात्रा स्टार्ट हुआ। यूरोप और इंडिया के बीच एक पुराना ट्रेड रिलेशन था, जहाँ पर कि दो तरीके से लोग ट्रेड किया करते थे। एक था लैंड वे और दूसरा था वाटर वे। यानी कि लैंड वे से, लैंड के रास्ते से भी यूरोप और इंडिया में आया जाया करते थे और वाटर यानी कि पानी के रास्ते से भी लोग आया जाया करते थे। जो फर्स्ट रूट था वह था बे ऑफ फ्रांस से, जो इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा होते हुए यूरोप और एशिया में आया जाया करते थे। और सेकंड था लैंड वे, और यह लैंड वे था एशिया से यूरोप आने जाने का, जो इजिप्ट से होते हुए लोग आया जाया करते थे क्या। और इंडिया का जो भी चीज़ें थी वो पूरे यूरोप में स्प्रेड था, पूरे यूरोप में पाया जाता था। और यह जो लोग यानी कि ट्रेडिंग जो लोग करते थे वे ट्रेड करने का जो मेन सेंटर था यूरोप में, वह सेंटर था वेनिस, जेनेवा। ये जो थे मेन सेंटर थे। और इसके बाद इटली से भी इंडिया के ट्रेडर्स ट्रेडिंग किया करते थे, यानी इटली और इंडिया में भी ट्रेडिंग हुआ करता था। और जो ट्रेड करते थे वे तुर्क से होकर जाते थे और तुर्की जो थे उनसे चार्ज लिया करते थे, यानी टैक्स वगैरह लिया करते थे। अब नए रूट का इन्वेंशन हो रहा है, इन्वेंशन ऑफ न्यू रूट। इस्तांबुल जो मेन ट्रेड सेंटर था और इस्तांबुल से इंडिया के बीच एक मेन रूट था। इस्तांबुल जो रूट था वो इंडिया और यूरोप के लिए, यानी इंडिया से यूरोप जाने के लिए मेन रूट था। लेकिन यह जो रूट था इसमें तुर्की रूलर्स जो थे वे इस रूट को क्लोज कर दिए थे और वे अरेबियन क्लॉथ और शुगर वगैरह का एक्सपोर्ट करते थे। और ये जो मटेरियल थे ये जेनेवा, इटली, वेनिस, मिलान में जाकर उतार लिए जाते थे। यूरोप के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे इन मटेरियल्स को लेने के लिए टैक्स पे किया करते थे, मार्केट में ले जाने के लिए, सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए। और इसीलिए
जो यूरोप के लोग थे वे यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था और इन चीज़ों का यूरोप में बहुत डिमांड था और यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे टैक्स पे नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वे इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने नए रूट का खोज करने का निश्चय किया और नए रूट को सर्च करने में जो यूरोपियन एम्बिवियस रूलर्स थे और जो क्वीन थे वे नए रूट के इन्वेंशन के लिए हेल्प किए और नए रूट के इन्वेंशन के लिए कंपास वगैरह का यूज़ किया गया। यात्रा करने के लिए कंपास का यूज़ किया गया, यानी कंपास का इन्वेंशन किया गया और उसको उपयोग में लाया गया। और इस दौरान यानी रूट खोजने के दौरान जो स्पेनिश नेविगेटर कोलंबस थे जो इंडिया के खोज में निकले थे और उन्होंने यूरोप और अमेरिका के बीच एक रूट खोज डाला और पोर्टुगीज़ जो वास्को डी गामा थे उन्होंने यात्रा करते हुए इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पहुँचे, कैलीकट जो केरला में था और इस तरह से वास्को डी गामा ने यूरोप और इंडिया के बीच सी रूट को इन्वेंशन किया, खोज किया और यूरोपियन पीपल में ट्रेड के लिए कंपटीशन हो गया और इस कंपटीशन में मर्केंटाइज पोर्टुगीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स भारत आए इस नए रूट के द्वारा और 16th सेंचुरी में इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड में प्रतिस्पर्धा होने लगा ट्रेड को लेकर, यानी एक दूसरे से कंपटीशन होने लगा और वे चाहते थे कि खुद अधिक से अधिक पावरफुल बने, यानी कि हर कंट्री चाहता था कि पावरफुल बने और अदर कंट्री को चाहते थे कि वीक करें। ट्रेड को बढ़ाने के लिए यूरोपियंस लोग अपने सेलर को इनकरेज कर रहे थे सी रूट से आने जाने के लिए, जिससे कि उनको सी रूट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो और यूरोपियन कंट्रीज अधिक से अधिक ट्रेड करना चाहते थे और अपने कंट्रीज को अधिक प्रॉस्पेरिटी बनाना चाहते थे, समृद्ध बनाना चाहते थे और इसके लिए यदि उनको अपना राष्ट्र को प्रॉस्पेरस बनाना है तो उसके लिए अदर नेशन को क्या चाहेंगे कि वीक बने और इसके लिए उस समय के जो रूलर्स थे वे टैक्सेशन में रिलैक्सेशन दिए, यानी कि टैक्स में छूट दिए और इस पॉलिसी को ट्रेडिज्म कहा गया।